गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप शास्त्री। आज हम एसएसटी का 4th चैप्टर जलवायु का 3rd पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने भारतीय मानसून के बारे में चर्चा की थी। भारतीय मानसून कब, कैसे और कहाँ कहाँ वर्षा करता है, इसका कल हमने अध्ययन किया था। और मानसून चक्र कैसे बनता है, इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। आज हम ऋतुओं के बारे में चर्चा करेंगे। ऋतु विशेष का भारतीय जो मानसून, भारतीय जो अंग्रेजी महीने, भारतीय परिस्थिति है, उसके अनुसार किस प्रकार की विशेषताएं हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। देखिए जी, जैसे जैसे ऋतु चेंज होती है, मौसम भी वैसा वैसा चेंज होता रहता है। यानी ऋतु का मौसम विशेष अवस्था है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी अवस्था विशेष है, उसमें परिवर्तन भी विशेषकर होता है। देश के आंतरिक भाग में भी ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं, यानी हमें देखने को मिलते हैं। तटीय क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यानी अपने कह सकते हैं कि तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती। यद्यपि वहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नताएँ होती है। वर्षा कब, कैसे, कितने समय तक होती है, इसमें भिन्नता पाई जाती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? तो अपने उत्तरी भारत की बात करते हैं। हम उत्तरी भारत में रह रहे हैं, तो यहाँ मुख्यतः 4 ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ठीक है। 4 प्रकार की ऋतुओं को रूप में जाना जाता है। और ये क्षेत्र विशेष की विविधता के कारण से मानसून के आगमन और वापसी का काल भी हमें दर्शाती है। सबसे पहले हमारे शीत ऋतु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से प्रारंभ हो जाती है और फरवरी तक रहती है। उत्तरी भारत में भूमध्य सागर से उठने वाले शीत लहरें जो हिमालय से होते हुए भारत की उत्तर दिशा को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती है। हिमालय न हो तो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने की संभावना रहती है, लेकिन हिमालय क्या करता है? भारत को अत्यधिक ठंड से बचाता है। यानी ये हमारा पहरे भी है, यानी पहरेदार का रूप भी काम करता है। भारत के उत्तरी भाग में ये देखिए उत्तरी भाग है भारत का, और इस उत्तरी भाग में देखा जाए तो ये कर्क रेखा है, इसके ऊपर का हिस्सा है वो अधिकतर ठंड से प्रभावित रहता है। तो भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर व जनवरी सबसे अधिक ठंडे महीने होते हैं। दिसंबर और जनवरी। यहाँ राजस्थान और उत्तरी भारत में देखा जाए तो दिसंबर में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, और जनवरी में तो और भी ज़्यादा, लेकिन जनवरी के बाद में धीरे धीरे ठंड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घट जाता है। जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान क्या है? घटता जाता है, यानी कम होता जाता है। इस ऋतु में कम होता जाता है। ज्यों ज्यों हम हिमालय की तरफ तोड़ेंगे तो त्यों त्यों क्या है? इसका तापमान और भी घटता जाएगा, अर्थात हिमालय 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस तक पहुंच जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान कितना है? 24 डिग्री सेल्सियस होता है। 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यानी 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने औसतन तापमान की बात करते हैं। रात और दिन के तापमान की औसतन की बात करते हैं, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है उत्तरी मैदान में। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। इस मौसम में क्या दिन थोड़े से गर्म होते हैं, लेकिन रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है, यानी तुषारपात नहीं, बर्फबारी सामान्य बात है। ये उत्तर भारत के अंदर बर्फबारी सामान्य बात है। हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिमपात होता है। हिमालय के उत्तर की ढाल देखी जाए तो वहाँ क्या है? बर्फबारी होती रहती है। हिमपात का मतलब बर्फ़ गिरती रहती है, स्नोफॉल इसको बोला जाता है।
इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें कौन सी होती है? जो क्या है, उत्तरी भारत से, उत्तरी और पूर्वी की भाग से और भारत के अंदर प्रवेश करती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है, क्योंकि समुद्र का जो वायुदाब होता है वो कम होता है और स्थल का वायुदाब होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हवाएं हैं वो कैसे उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, यानी उत्तरी पूर्वी ये हिस्सा भारत का ऊपर का हिस्सा है और इस हिस्से के अंदर यहाँ से ये हवाएं चलती है, ये उत्तरी पूर्वी हवाएं होती है और हमारे इस भाग में बहती है, ऐसे ऐसे बहती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थल से समुद्र की ओर, स्थल है भारत का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा जिसको हम कह सकते हैं दक्षिणी भारत है, इस तरह से। और हवाएं क्या करती है, ऊपर से ऐसे समुद्र की ओर बहती है, समुद्र की ओर बहती है। क्यों बहती है? कारण आपको पता है, वायुदाब हमने पढ़ा था और वायुदाब में ये साफ बताया था, जहाँ वायुदाब कम होता है और जहाँ वायुदाब अधिक होता है, जो वायुदाब अधिक होता है वहाँ से हवाएं कम की तरफ बहती है। इसलिए देश में अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। मौसम क्या होगा? शुष्क होगा। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पे होती है और क्योंकि वहाँ के पवनें समुद्र स्थल की ओर बहती है। क्योंकि इस समय शीत ऋतु में हमारे राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में बरसात होती है, पंजाब का कुछ क्षेत्र भी बरसाती तो है, उसे हम मावठ की बरसात कहते हैं। कौन सी बरसात है? मावठ की बरसात। ये फसलों के लिए बहुत ही जीवनदायिनी होती है और इस मौसम में तमिलनाडु तट पर भी वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनी क्या समुद्र स्थल की ओर बहती है। देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, उत्तर भाग में कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसकी हल्की पवनें इस क्षेत्र में बाहर की ओर प्रवाहित होती है। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम में उत्तरी पश्चिम से गंगा घाट में बहती है। कहाँ से ये प्रभावित होकर के, कहाँ से? पवन पश्चिम और उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है, गंगा घाटी में बहती है, यानी उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी की तरफ बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ और तापमान तथा आर्द्र, साफ आसमान रहता है, तापमान भी लगभग औसतन रहता है और आर्द्रता भी कम है। पवनें स्थिर व परिवर्तित होती है, यानी पवनें स्थिर होती है लेकिन परिवर्तन होता रहता है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम या उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है, अंतर्वाह का विशेष लक्षण माना जाता है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर व पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। अब भूमध्य सागर है, वहाँ से, अब भूमध्य सागर कहाँ है? आपको एक मैप है हमारा, उस मैप के अंदर आपको दर्शाते हैं। भूमध्य सागर से उठने वाली लहरें होती हैं वो शीत लहरें के रूप में होती है। अब यहाँ से भूमध्य सागर, ये क्षेत्र है वो भूमध्य सागर का है, ये क्षेत्र, यहाँ से उठने वाले, इस क्षेत्र से उठने वाली लहरें होती है भूमध्य सागर लहरें कहलाती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि शीत ऋतु है वो उत्तरी भारत को अधिक ठंडा कर देती है, उत्तरी भारत को अधिक ठंडा कर देती है। उत्तरी भारत ये क्षेत्र होता है वो अधिकतर शीत लहर के कारण से प्रभावित रहता है, ये क्षेत्र शीत लहरों के कारण से प्रभावित रहता है। अब शीत ऋतु में मैदान पश्चिमी और पश्चिमी के चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह लक्षण होता है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर व पश्चिमी एशिया से उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ में भारत में प्रवेश करती है। इस कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है, शीतकाल होती है उसमें मैदानों में वर्षा होती है, यानी गंगा का मैदान, कुछ अन्य क्षेत्र विशेष वहाँ वर्षा होती है। पर्वतों पर हिमपात जिनकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है, पर्वतों पर हिमपात जिसकी क्या है, हिमपात होता रहता है, लेकिन उसमें क्या है, उसकी बहुत आवश्यकता होती है। यद्यपि वर्षा शीतकाल में वर्षा जिसे स्थायी तौर पर मावठ कहा जाता है कि कुल मात्रा कमी होती है, यानी हल्की होती है बरसात, लेकिन जहाँ भी होती है वो फसलों के लिए वो एक जीवनदायिनी होती है। लेकिन ये रबी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गेहूँ
आदि हम बोते हैं, उस समय ये जो बरसात होती है वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। प्रायद्वीपीय भाग है, शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती क्योंकि इसके प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पानी के कारण से वहाँ का जो मौसम होता है वो अनुकूल मौसम होता है, यानी तापमान भी इतना कम नहीं होता, लगभग औसतन तापमान होता है। इस कारण से शीत ऋतु ज़्यादा स्पष्ट नहीं होती, हल्की फुल्की एहसास होता है, ज़्यादा शीत ऋतु का पता नहीं चलता। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी जहाँ तापमान में प्रारूप न लेके बराबर ही परिवर्तित होता है, यानी इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। अब ग्रीष्म ऋतु सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिंच जाती है। जब कर्क रेखा के ऊपर सूर्य आ जाता है तो यहाँ उत्तरी जो राजस्थान है, उत्तरी भारत है, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ने लग जाती है। जब गर्मी यहाँ पड़ती है तो ये साफ झलकता है कि इस क्षेत्र विशेष में उत्तरायण की ओर सूर्य की गति हो रही है, उत्तरायण की ओर सूर्य की गति हो रही है। मार्च से मई जो महीना है तक भारत में ग्रीष्म ऋतु रहती है। मार्च से मई के अंदर भारत में ग्रीष्म ऋतु रहती है। ताप पट्टी स्थानांतर के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर ही से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखा जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि ताप पट्टी है, इसका प्रभाव या उसका स्थानांतरण है उसके विभिन्न अक्षांशों से मार्च और मई के बीच में जो तापमान है उसके रिकॉर्ड को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग कितना 38 डिग्री सेल्सियस होता है और राजस्थान का तापमान तो लगभग 45 से 48-50 के लगभग पहुंच जाता है। तो अप्रैल के मध्य प्रदेश व गुजरात का तापमान कितना 42 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ये मध्य प्रदेश व गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे तो यहाँ रेगिस्तान है और रेगिस्तान में तापमान तो और भी ज़्यादा होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिम भाग का तापमान कितना सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान पंजाब का कुछ क्षेत्र है और गुजरात का कुछ क्षेत्र है, वहाँ तापमान कितना होता है 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। प्रायद्वीपीय भाग होता है ना, वहाँ क्या होता है समुद्र विशेष है, उसके पानी के कारण से और उसके प्रभाव के कारण से वहाँ तापमान होता है वो कम ही रहता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है। देश का उत्तरी भाग होता है उसमें ग्रीष्म काल के समय तापमान में वृद्धि होती है। हालांकि इतना तापमान तो लेकिन फिर भी क्या है, शीत ऋतु का तापमान होता है और ग्रीष्म ऋतु तापमान है उसमें काफ़ी अंतर मिलता है। वायुदाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिमी थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व से पटना और छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए जो ही गर्मी पड़ेगी तो वहाँ क्या हुआ वायुदाब कम हो जाएगा और वायुदाब कम होगा तो पटना नागपुर ये क्षेत्र है ना, ये क्या कम वायुदाब वाला क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ हो जाता है। गर्त में खड्डा विशेष है, क्षेत्र विशेष इसके चारों ओर प्रारंभ हो जाता है। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। लू क्या है, ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण। गंगानगर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लू चलती है, धूल भरी आंधी चलती है, बहुत ही गर्मी रहती है उस टाइम। यानी इस समय में यानी ग्रीष्म ऋतु के अंदर ये हालात हो जाते हैं कि सड़क पर जो डामर डाला जाता है वो भी पिघल कर चलने लग जाता है, इतनी गर्मी होती है। और आंधी के क्षेत्र के रूप में तो गाना गिना ही जाता है, माना भी जाता है कि गानर में सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ चलती है। ये धूल भरी गर्म व शुष्क पवनें होती हैं जो दिन के समय भारत के उत्तर व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में चलती है। कहाँ से? भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है, देर शाम तक चलती है, यानी 5-6 बज जाते तो भी गर्मी और लू चलती रहती है। इन हवाओं का सीधा प्रभाव घातक हो सकता है। यानी सीधी हवा जिस प्रकार से शरीर फसल क्षेत्र विशेष होता है तो वहाँ क्या है घातक सिद्ध होता है। जब जून के अंदर महीने के अंदर ग्रीष्म ऋतु होती है उस दौरान लू चलती है तो पेड़ होते हैं ना वो सूख जाते हैं। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। क्या होता है उत्तरी भारत में मई महीने के अंदर सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है। जब आंधी चलती है ना तो जो सीधा तापमान तीव्र होता है
उसमें तापमान में कमी आ जाती है तथा अपने साथ ठंडे समीर व हल्की वर्षा लाती है। जो इसकी हवा चलती है तो हल्के हल्के बादल भी आते हैं, कहीं बरसात भी हो जाती है। ठीक है, और बरसात के साथ साथ वे वातावरण को में भी कुछ नमी ले आता है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। कुछ जगह तो बरसात भी तेज़ हो जाती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है, ओलावृष्टि जिसको बोला जाता है। और वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। यानी वैशाख के महीने में यहाँ पश्चिम बंगाल में बरसात होती है, उस कारण से काल वैशाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। पूर्व की मानसूनी वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु। इसके कारण से आम जल्दी पक जाते हैं, तो प्राय इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। देखो, जिस फसल को जैसा फ़ायदा मिलता है उस फसल के अनुसार उसको हम क्या करते हैं, वर्षा का नाम दे दिया जाता है। जिस जमावट की बरसात आती है तो वो गेहूँ की फसल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। और ये देखिए, ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो बरसात आती है तो उसे आम्र वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि आम की फसल है उसको पकाने में बहुत ही सहायता प्रदान करती है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून के प्रारंभ से उत्तरी मैदान में निम्न वायुदाब की अवस्था बन जाती है, और इस अवस्था के कारण से ये तीव्रता है वो बढ़ जाती है, और ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। और ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक जो पवनें होते हैं वो दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है, क्योंकि ये पवनी गर्म महासागरों के यानी पवनी गर्म महासागरों ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए अपने साथ महाद्वीपीय में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से वेग चलती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ये वेग से चलती है। औसत तापमान होता है 30, 40, 45 तक, लेकिन क्या औसत तापमान क्या होता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। कितने भाग में? शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है ये मानसूनी पवनें। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है यानी जो अरब सागर से उठने वाला, ये क्या करता है पूरे मौसम में उसको परिवर्तित कर देता है। गर्मी पड़ती है तो वो किसके रूप में? ठंड के रूप में आ जाता है। और ये मानसून क्या आता है, जो ही आता है तो मानसून हमेशा क्या करता है कि क्षेत्र विशेष का जो वातावरण है उसको परिवर्तन करने का काम करता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में वर्षा लगभग कितने 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में वर्षा होती है। ये दक्कन का पठार, मध्य प्रदेश का कुछ भाग है वहाँ भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में से जाने जाते हैं। ये किसे? ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। यानी ये किस भागों में? कि उत्तर पूर्वी भागों में इसकी अधिक वर्षा होती है। खासी पहाड़ियों के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा वाला जगह गिनी जाती है। मासिनराम है जो एक क्षेत्र विशेष है, वो विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है। तो ये याद रखना, मासिनराम ये भारत के अंदर है। ठीक है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जो जाओगे तो वर्षा की मात्रा वो घटती जाएगी। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। राजस्थान का कुछ क्षेत्र है और गुजरात का कुछ क्षेत्र है, वो क्या करता है वहाँ बरसात बहुत ही कम होती है। कारण कई होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कारण क्या माना जाता है? अरावली श्रृंखला को माना जाता है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसून वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक होती है। मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक की होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। वर्षा रहित अंतराल यानी वर्षा के बीच में अंतराल होता है। और मानसून में आने वाली ये विराम मानसूनी गर्त क्या करती है? गति से संबंधित होती है। यानी तीव्र गति है, मध्यम गति है, कौन सी गति इससे संबंधित होती है? विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर व दक्षिण की ओर खिसकता है। किसकी तरफ? उत्तर या दक्षिण की ओर। देखो, या तो उत्तर की तरफ खिसकेगा या दक्षिण की तरफ खिसकेगा।
यानी एक तरफ खींचेगा एक इशारे में से, जिसके कारण वर्षा का स्थानीय वितरण सुनिश्चित होता है। कौन कौन से क्षेत्र में कितनी वर्षा होनी है वो वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून की गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। देखो कि मानसून गर्त का अक्ष मैदानों पर चलता है तो इन भागों में वर्षा अच्छी होती है, अच्छी वर्षा तो होगी। ठीक है। हिमालय की नदियों में पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है। हिमालय के अंदर वर्षा होती है तो जो जलग्रहण है, जो बांध बना करके जल को रोका जाता है, वहाँ विस्तृत जल इकट्ठा हो जाता है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती है। अब देखो बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, सबसे ज़्यादा बाढ़ आई है, लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन करें क्या, क्योंकि कुछ विकट परिस्थितियाँ आ गई हैं, प्रकृति के सामने झुकना पड़ता है। एक जान एवं माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसून वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। देखो इसके अंदर क्या होता है, तीव्रता व आवृत्ति भी, निम्न वायुदाब की तीव्रता व आवृत्ति भी मानसून वर्षा की मात्रा व समय को निर्धारित करती है। निम्न दाब का क्षेत्र बंगाली खाड़ी से ऊपर बनता है। कहाँ बनता है, बंगाली खाड़ी है इसके ऊपर से बनता है, और उस दाब का तब मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को उसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। देखो मानसून हमेशा अनिश्चितता का खेल है, और मानसून एक जुआ भी मानते हैं, क्योंकि ये कब कहाँ कितनी वर्षा करता है इसका पता नहीं चलता। शुष्क व आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति व समय काल में भिन्नता होती है। ठीक है जी। इस कारण से यहाँ एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। कहीं बरसात होती है तो कहीं बरसात बिल्कुल नहीं होती, और कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है। इसका आगमन व वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। मानसून की वापसी क्या होती है, अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की ओर तरफ सूर्य के आभासी गति कारण से मानसून गर्त व निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे उस दाब प्रणाली का उसका स्थान लेती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे क्या है, पीछे की ओर हटने लग जाता है, और अक्टूबर के आरंभ से में मानसून पवन उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर आता है उस समय क्या आता है, ये 15 अक्टूबर के लगभग वहाँ से मैदान खाली कर देती है। अक्टूबर व नवंबर का महीना गर्म वर्षा से शीत ऋतु में परिवर्तन काल होता है। देखो अक्टूबर व नवंबर का महीना गर्म और वर्षा यानी गर्मी और वर्षा ऋतु से क्या कहता है, शीत ऋतु में परिवर्तन का काल कहलाता है। मानसून की वापसी से आसमान साफ और तापमान में वृद्धि हो जाती है। जो मानसून क्या है वो वापसी होने के से आसमान होता है वो साफ होता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रात का ठंडी व सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उस तापमान व आर्द्रता वाले अवस्था के कारण से दिन का मौसम ऐसे ही हो जाता है, गर्मी इतनी होती है कि उसको सहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। जब बरसात होती है, बरसात नहीं होती तो गर्मी जाती है, उमस का रूप ले लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि बेचैनी से अनुभव होने लग जाती है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लग जाता है। अक्टूबर के गोलार्ध में क्या होता है, विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लग जाता है। और तेजी से गिरेगा तो ये 100% क्या है, किसी न किसी प्रकार से वर्षा काल या किसी ठंड या शीत विशेष को उसको अपनी तरफ इंगित करता है। नवंबर के आरंभ में उत्तरी पश्चिम भारत में ऊपर निम्न वायु दाब वाली अवस्था बंगाली खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। कहाँ से, भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाली खाड़ी पर स्थानांतरित की जा रही है। ठीक है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं। किसको, पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण से व्यापक व भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं हमेशा विनाशकारी होते हैं, नुकसानदायी होते हैं। ये एक भारत का मानचित्र दे रखा है।
इसका अध्ययन कर लेना। वर्षा कहाँ कितनी होती है इसका अध्ययन आप कर लेना। हाँ जी, इसके बाद में हम चलते हैं गोदावरी व कृष्णा कावेरी नदी के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेश में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण से बड़े पैमाने पर जान व माल की क्षति होती है। ठीक है जी। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इसी चक्रवात व अवदाबों से होती है। वर्षा का वितरण कैसे होता है कि कुछ क्षेत्र में तो वर्षा होती है 400 सेंटीमीटर से वर्षा हो जाती है, और राजस्थान में ये, पंजाब गुजरात में 60 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। दक्षिण पठार के अंतरी भाग होते हैं सह्याद्री से पूर्व वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में लेह वर्षा की मात्रा होती है वो कम होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा वो मध्यम होती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्र में एक ही सीमित होता है, और कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बरसात, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग जो वातावरण है उसके अनुसार वर्षा का वितरण होता है। अब कहा जाता है कि राजस्थान गुजरात के कुछ भाग ऐसे हैं जो पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों से अधिक पाई जाती है। इसमें वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है, अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बाढ़ें अधिक आती है। जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ बाढ़ भी अधिक आएगी। अब क्या है, मानसून एकता का परिचायक है। मानसून क्या है, एकता का परिचायक कैसे है कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण से अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। ठीक है। और ये भी होता है कि समुद्र के प्रभाव से अधिक गर्मी पड़ती है और अधिक सर्दी पड़ती है। इस समकारी प्रभाव के कारण से तापमान की दिशा में बहुत कम अंतर पाया जाता है। जो प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ बहुत ही कम अंतर पाया जाता है, परंतु फिर भी इस भारतीय प्रायद्वीपीय पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। भारत की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उसके संबंधी ऋतु की दिशाएं ऋतु चक्रों का एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितता तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण माना जाता है। मानसून लय के चारों ओर घूम रहे हैं। अब देखो, ये मानव जीवन है, त्यौहार है, कृषि चक्कर है, वनस्पति है, ये सारी बातें, संस्कृति है, सारे के सारे मानसून लय के चारों ओर घूमते रहते हैं। कृषि प्रक्रिया होती है, वो भी क्या होती है, जल प्रदान। जैसे पवन ने जल प्रदान करी, वर्षा करी, तो कृषि प्रक्रिया भी चलेगी। संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटी जो इस जलों का संवहन करती है और उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दे दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज ये हमारा जलवायु नामक अध्याय है वो पूरा हो चुका है। कल हम नया अध्याय शुरू करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर है वो कर लेना। आज के लिए इतना, थैंक्स।